हेलो एवरीवन। तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 3.6 के जो लैंग्वेज प्रॉब्लम रह गए हैं, पहले हम उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फिर जो एक फोर्थ और लास्ट मेथड हमारा बचा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल सॉल्यूशन किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो कल आपने 3.6 के जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो 8 पार्ट्स थे, आई थिंक वो सॉल्व कर लिए होंगे, जिसमें आपको करना ये था कि जो इक्वेशंस वहाँ पे गिवन थी उनको पहले आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में रिड्यूस करना था, देन उनका सॉल्यूशन निकालना था। अब बात करते हैं उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम की। ये तीनों लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो देखिए, सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, देन फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, आप उनको लेट कर लीजिएगा। तो हमसे पूछा गया कि स्पीड ऑफ रोइंग कितनी होगी और करंट की स्पीड क्या होगी, तो हम उन्हीं को यहाँ पे लेट करें। द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर सपोज कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ करंट को हम लेट कर लेते हैं इसमें y किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करंट का मतलब है द फ्लो ऑफ वाटर के फ्लो की स्पीड को यहाँ पे करंट बोला जा रहा है, तो उसको हम y किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये याद रखने की है कि जब भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं डाउन स्ट्रीम के और अप स्ट्रीम के, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता करना पड़ेगा जो भी वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बोट हो, रोइंग की स्पीड हो, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में उनकी स्पीड क्या होगी। तो देखते हैं हम स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउन स्ट्रीम, तो वो हो जाएगी x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि हमें वाटर का फ्लो जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में रोइंग कर रहे हैं। डैट मीन्स वहाँ पे हमारी जो स्पीड है वो एड अप हो जाती है, क्योंकि जो वाटर का फ्लो है आपको रोइंग करने में हेल्प करेगा। डैट्स वाई आपकी स्पीड ऑफ रोइंग और जो करंट की स्पीड है वो दोनों वहाँ पे ऐड हो जाएंगी। इसी वजह से डाउन स्ट्रीम में हम रोइंग की स्पीड को ऐड कर लेते हैं x प्लस वाई, क्योंकि आपको वाटर का फ्लो हेल्प कर रहा है वहाँ पर, तो इसलिए डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो गई x प्लस वाई। इसी तरीके से स्पीड ऑफ रोइंग इन अप स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो के अगेंस्ट वहाँ पे हम अपनी रोइंग कर रहे हैं, हम मूव करा रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि आप अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं वाटर के, तो वहाँ पर जो वाटर का फ्लो होगा वो आपको अपोज करेगा, आपकी स्पीड को रिड्यूस करेगा। तो इसलिए अप स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, तो हमेशा डाउन स्ट्रीम में स्पीड को हम ऐड कर देते हैं और अप स्ट्रीम में स्पीड को हम माइनस कर देते हैं, और हमेशा करंट की स्पीड को प्लस या करंट की स्पीड को ही माइनस किया जाता है। पहले केस में कह रहे थे जो ऋतु है वो 20 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स, तो इसे इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस क्या है, डाउन स्ट्रीम में टाइम क्या है। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपको पता है, तो सीधा हम स्पीड का रिलेशन लगाते हैं। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड के प्लेस पे x प्लस वाई, डिस्टेंस के प्लेस पे 20 और टाइम के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, ऐसे ही दूसरी कंडीशन में गिवन था कि ऋतु जो है अप स्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अप स्ट्रीम की स्पीड भी आपको पता है, अप स्ट्रीम की डिस्टेंस भी गिवन और अप स्ट्रीम का टाइम भी गिवन है, तो यहाँ पर भी हम स्पीड का रिलेशन लगाते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अप स्ट्रीम की स्पीड पुट करते हैं x माइनस वाई, डिस्टेंस पुट करते हैं 4 किलोमीटर, टाइम पुट करते हैं 2, तो उससे आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब इन दोनों इक्वेशन को जिस मेथड से आप सॉल्व करना चाहें उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिएगा, पहले वो क्वेश्चन को रीड कर देता आपके लिए। उसमें कह रहे हैं कि 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by the 1 man alone. तो ये क्वेश्चन आपके वर्क और टाइम का है, और आपको बता दें इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो है ना कुछ इसके जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो किस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा वो देखिएगा। हम सपोज करते हैं लेट 1 वुमन कंप्लीट द वर्क इन x डेज। तो सपोज करते हैं कि जो एक वुमेन है वो वर्क को अकेले कंप्लीट करने में x डेज लेती है, जबकि एक मैन जो है उस वर्क को कंप्लीट करने में जो है y डेज लेता है। तो जब भी वर्क और टाइम के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पे हम डेज में कंडीशन ऑब्टेन नहीं करते हैं, बल्कि जो इतना वो वर्क कर रहे हैं उसमें वो कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर 1 वुमेन अकेले वर्क कंप्लीट करते हैं x डेज में, तो हम सपोज करते हैं मतलब इसमें कंडीशन ऑब्टेन करते हैं कि वर्क डन बाय 1 वुमन इन 1 डे, यानी एक वुमेन फिर एक दिन में कितना वर्क करेगी वो निकाल लेते हैं। तो आपको बता दें वो हो जाएगा 1/x। अगर वो x डेज में वर्क कंप्लीट कर रही है तो उसका रेस्पोकल करने पर आपको उसका 1 डे का जो वर्क है वो आपको मिल जाता है। इसी तरीके से
मैन अगर किसी वर्क को कंप्लीट करा वाई डेज में तो एक दिन में वो कितना वर्क करेगा 1/y। तो कंडीशन बनाने से पहले, इक्वेशन बनाने से पहले हमें पता करना पड़ेगा दोनों एक एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं। तो वुमेन एक दिन में वर्क करी 1/x और मैन एक दिन में वर्क करा 1/y, ये हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया। तो पहली कंडीशन ये थी कि 2 वुमेन और 5 मैन जो है किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी डेज गिवन है तो हमें वर्क ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो क्योंकि कंडीशन थी कि 2 वुमेन और 5 मैन जो है किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में कर रहे हैं, तो इसलिए वर्क डन बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन इन 1 डे। तो 2 वुमेन और 5 मैन का जो एक दिन का वर्क होगा वो कितना हो जाएगा 1/4। 4 डेज का रेस्पेक्टिव कर दो 1/4। अब इससे आप इक्वेशन बना सकते हैं भाई, एक वुमेन का जो एक दिन का वर्क है 1/x है, तो 2 वुमेन का कितना हो जाएगा 2 × 1/x। एक मैन का एक दिन का वर्क है 1/y, तो 5 मैन का कितना हो जाएगा 5 × 1/y और इक्वल टू पुट कर देते हैं इसे 1/4 के। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2/x + 5/y = 1/4। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी ये वर्क और टाइम के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आपको वर्क को कंपेयर करके इक्वेशन बनानी पड़ती है कि वो कितना वर्क एक दिन में कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप उसमें इक्वेशन को बना सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि 2 वुमेन 5 मैन जो है किसी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे वो 1/4। तो 2 वुमेन का एक दिन का वर्क होगा 2 × 1/x, 5 मैन का एक दिन का वर्क होगा 5 × 1/y = 1/4 के रखेंगे, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनकर आई। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 3 डेज। तो यहाँ पर भी गिवन है कि 3 वुमेन और 6 मैन जो किसी वर्क को 3 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो अब वो एक दिन में कितना वर्क करेंगे वो निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर वर्क डन बाय 3 वुमेन एंड 6 मैन इन 1 डे वो हो जाएगा 1/3 के इक्वल, यानी कि जितने डेज वो ले रहे उसका रेस्पेक्टिव कर दीजिएगा। अब 1 वुमेन का एक दिन का वर्क था 1/x, तो 3 वुमेन का हो जाएगा 3 × 1/x। 1 मैन का एक दिन का वर्क था 1/y, तो 6 मैन का कितना हो जाएगा 6 × 1/y = 1/3 के पुट करेंगे, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनकर आ जाएगी। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपने कल क्वेश्चंस किए थे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में रिड्यूस करके उनको सॉल्व करना, तो उसी तरीके से आप इनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। If she travels 100 km by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Then find the speed of the train and the bus separately. तो यहाँ पे ट्रेन और बस की स्पीड पूछी गई है, तो हम सपोज करते हैं जो ट्रेन की स्पीड है वो x km/h है, बस की स्पीड जो y km/h है। अब रूही क्योंकि वहाँ पर 4 hours लेती है अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और रिमेनिंग 240 किलोमीटर अगर वो बस से जाती है, ये हमारा पहला केस था। इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम क्योंकि टाइम आपको गिवन है, टोटल टाइम गिवन है, और टाइम को कैसे निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो उसकी हेल्प से हम इक्वेशंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 60 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रहे हैं यहाँ पर, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो क्योंकि टाइम हम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो डिस्टेंस कितनी यहाँ पर 60 और ट्रेन की स्पीड कितनी है इसमें x, तो ट्रेन से कितना टाइम लगेगा उसको 60/x। ऐसे ही 240 किलोमीटर जा रही है वो बस से, तो बस से कितना टाइम लगेगा वही कंडीशन लगाएंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस की डिस्टेंस है 240 और बस की स्पीड कितनी है y, तो बस से कितना टाइम लगेगा उससे 240/y, और टोटल टाइम कितना गिवन है इसमें 4। तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 60/x + 240/y = 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनकर आएगी। एक बार फिर से क्लियर करते हैं भाई। सबसे पहले इसमें हम पता करते हैं कि जो रूही क्योंकि 60 किलोमीटर ट्रेन से और 240 किलोमीटर बस से जाने में 4 hours लगाती है, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो ट्रेन की डिस्टेंस है 60 और ट्रेन की स्पीड है x, तो ट्रेन से टाइम लगेगा 60/x का। इसी तरीके से 240 किलोमीटर वो बस से जाती है, तो बस से जाने में कितना टाइम लगेगा, तो बस की डिस्टेंस है 240 और बस की स्पीड है y, तो बस से टाइम लगेगा उसको 240/y। टोटल टाइम दोनों को प्लस कर दीजिएगा, तो प्लस करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 60/x + 240/y = 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनकर आ गई। सेकंड देखिएगा, रूही टेक्स 4 hours 10 minutes इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग 200 किलोमीटर बाय बस। तो कह रहे हैं अगर रूही जो है 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और रिमेनिंग 200 किलोमीटर बस से जाए तो उसको 4 hours 10 minutes लगते हैं। अब इसे इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल पीछे वाले तरीके को ही यूज़ करके हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। वो देखिएगा 100 किलोमीटर ट्रेन से जाने में कितना टाइम लगेगा, वो हो जाएगा 100/x, ट्रेन की डिस्टेंस अपॉन ट्रेन की स्पीड।
200 किलोमीटर बसें जा रही है, तो बसें कितना टाइम लगेगा, तो बस की डिस्टेंस 200, बस की स्पीड y, टोटल टाइम कितना हो गया 100/x प्लस 200/y। अब क्योंकि ये जो टाइम है पिछले टाइम से 10 मिनट्स लॉन्गर है, तो पहले 10 मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर के होता है, तो इसलिए 10/60 करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपकी सेकंड इक्वेशन ये बनकर आएगी। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं और आप निकाल सकते हैं कि ट्रेन की और बस की स्पीड सेपरेटली क्या होगी। इसके आगे देखिएगा सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये हमारा लास्ट मेथड था। आप ग्राफ वगैरह अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसमें आप बना के देख सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपल कॉपी पे भी करके देख सकते हैं समझने के लिए। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मैं सपोज करते हैं 2 इक्वेशंस हमारे पास 3x + 2y = 13 एंड 4x - y = 10। अब इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन हमें ग्राफिकली ऑब्टेन करना है, तो किस तरीके से कर सकते हैं। आपके लिए ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि क्लास 9th में भी आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। अगर आपको याद हो, वहाँ पर आपको एक सिंगल लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दी जाती थी, उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे। बस ये समझ लीजिएगा ये काम आपको 2 बार करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशंस होंगी तो आपको दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा एक ही ग्राफ पर। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया, क्योंकि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस ऑब्टेन करने होते हैं, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। पहले इस इक्वेशन को हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हम y को x में निकाल रहे हैं यहाँ पर, जैसे आप सब्स्टिट्यूशन में भी करते थे। तो 3x + 2y = 13, तो 2y आ जाएगा 13 - 3x, देन y = आ गया 13 - 3x/2। ठीक है, सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए आप किसी भी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में ऑब्टेन कर लेते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन में आप करते थे। अब यहाँ पर x के प्लेस पे ऐसी वैल्यूज पुट कीजिएगा जिससे कि y के सॉल्यूशन आपके इंटीजर्स में ऑब्टेन हो। जैसे हम x के प्लेस पर अगर 0 पुट करते हैं तो 3 × 0 0 हो जाता है, 13 - 0 13/2 आता। लेकिन वो वैल्यू फ्रैक्शन में होती, जिसको ग्राफ में प्लॉट करने में प्रॉब्लम होती, तो इसलिए हम इसको नहीं लेके चलेंगे। तो x के प्लेस में वही वैल्यूज लेके चलेंगे जिससे आपका y का सॉल्यूशन इंटीजर में आए। तो हमने पहले x को 1 पुट किया, तो 13 - 3 × 1, तो 13 - 3 10/2, ये आ गया 5। फिर हमने x के प्लेस पर 3 पुट किया, तो 13 - 3 × 3 13 - 9, तो ये आ गया 4/2, तो 2। तो इसके 2 सॉल्यूशंस आपके इस तरीके से बनकर आ गए। ठीक है, इनको सॉल्यूशंस को आप जरूर टेबल में रखकर दिखा दिया करो, क्योंकि आगे जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वहाँ पर आपको उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, ऊपर x नीचे y। तो पहले आपने x को 1 पुट किया था तो y का सॉल्यूशन 5 आया, फिर आपने x को 3 पुट किया तो y का सॉल्यूशन 2 आया। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं इसी तरीके से। तो 4x - y = 10 था, y को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, देन x = आ गया 10 + y/4। यहाँ पर भी हम y की वैल्यू ऐसी पुट करेंगे जिससे कि x का सॉल्यूशन इंटीजर में आए। अगर हम 0 पुट करते तो भी आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में जा रही थी, 10/4 फ्रैक्शन में आता। 1 पुट करते 11/4, वो भी फ्रैक्शन में आता। तो हमने y के प्लेस पे 2 पुट किया, तो 10 + 2 12/4, ये आ गया 3। 3 पुट करेंगे वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। 4 पुट करेंगे फ्रैक्शन में इसलिए क्योंकि 13/4 है, फ्रैक्शन जाएगा। y के प्लेस पे 4 पुट करते हैं तो 14/4, वो भी फ्रैक्शन में आता। 5 पुट करते हैं 15/4, वो भी फ्रैक्शन में आता। लेकिन y के प्लेस पे अगर हम 6 पुट करते हैं तो 10 + 6/4 16/4, तो ये 4 का सॉल्यूशन आ जाएगा। ये 2 सॉल्यूशंस हमें मिल गए, तो इसके हेल्प से हम इसके टेबल बना सकते हैं। तो टेबल में आप देख सकते हैं, हमने x के प्लेस पे अगर आपका मतलब y की वैल्यू हमने 2 ली थी तो x हमारा 3 आया, तो सॉल्व करके फिर y की वैल्यू को हमने 6 लिया तो x को सॉल्व करके 4 सॉल्यूशन निकल कर आया। ठीक है, ये इसका हमारी टेबल बनकर आ गई। अब दोनों टेबल को हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, वो देखेगा। सबसे पहले इक्वेशन की बात करें तो x उसमें 1 था, y 5, तो x1 यहाँ पर आप देख सकते हैं वो यहाँ पर है। ठीक है, y 5 यहाँ पर है, तो दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा इसमें x3 y2। तो दूसरे पॉइंट को कैसे दिखा सकते हैं वो देखेगा। x3 यहाँ पर है, y2 यहाँ पर है, तो दोनों पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ था, दूसरा पॉइंट यहाँ था, दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अब इसी तरीके से सेकंड लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। सेकंड के जो पॉइंट थे, तो देखिए दूसरी लाइन के ग्राफ की बात करते हैं। तो दूसरी लाइन के भी 2 सॉल्यूशंस हैं, एक है 3 और 2 और एक है 4 और 6। तो इनको प्लॉट करते हैं पहले। तो x3 y2, तो x3 y2 तो दोनों आपके करीब इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर। तो सेकेंड लाइन का जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो ये होगा। सेकेंड सॉल्यूशन था इसमें x4 y6, तो x4 यहाँ पर है और y6 यहाँ पर है, तो दोनों पॉइंट को अगर हम आगे बढ़ाएं तो वो इंटरसेक्ट करते हैं करीब यहाँ पर। तो दूसरी लाइन का
दूसरा पॉइंट करीब यहाँ पर हो जाएगा। इनको जब हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो हमारी सेकंड लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अब फर्स्ट लाइन, अब इसमें फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन हम देखते हैं इंटरसेक्ट कर रही है करीब यहाँ पर। तो जहाँ पर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट से हम इन लीनियर इक्वेशन ट्रू वेरिएबल के सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। वो किस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने वाई एक्सिस पर। तो वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की जिस वैल्यू पर आके मिलेगा वो एक्स की वैल्यू को वहाँ पे मेंशन करेगा, वो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस की जिस वैल्यू पर जाके मिलेगा वो वाई की वैल्यू को वहाँ पर मेंशन करेगा। तो हम देख सकते हैं ग्राफ की हेल्प से हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे x3 और y2। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी होंगे, उनको भी आप करके देखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।